नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र फौजदार परोपकार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने रणथंभौर दुर्ग को पढ़ लिया था और अब हम एक नया दुर्ग शुरू करने वाले हैं जो कि राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। महत्वपूर्ण दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। देखिए, चित्तौड़गढ़ के बारे में हम कुछ खास चर्चा करते हैं। आज कुछ नए आयामों को मैं इसके अंतर्गत लेकर आया हूं और संभवतः आपको जो पसंद आएंगे। देखिए, चित्तौड़ के निर्माण की अगर हम बात करें, चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य व चित्रांग नामक शासकों ने करवाया। चित्तौड़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य या चित्रांग नामक शासकों ने करवाया। देखिए, इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इस बात का प्रमाण कौन सी पुस्तक देती है? वीर विनोद के अनुसार। ये किसके अनुसार है? वीर विनोद के अनुसार है। अब हम वीर विनोद की बात करें मित्रों, तो ये जो वीर विनोद है, इसके लेखक है कवि श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामल दास। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़ में है। निर्माण इसका चित्रांगद मौर्य ने करवाया है, जो कि किस पुस्तक के लेखक है मित्रों? चित्रांगद मौर्य ने करवाया है, जो किसके अनुसार है? वीर विनोद के अनुसार है। और वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? कवि श्यामल दास। अब हम दूसरा पॉइंट मानते हैं कि चित्तौड़ का निर्माता कौन है? चित्रांग है। कौन है मित्रों? चित्रांग। और चित्रांग किसके अनुसार है? कुंवरपाल प्रबंध के अनुसार। चित्तौड़ के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किस पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के राइटर कौन है? कवि श्यामल दास। जबकि इसका एक निर्माता और कौन माना जाता है? चित्रांग माना जाता है। किस पुस्तक के अनुसार? कुंवरपाल प्रबंध के अनुसार। तो मित्रों, कुंवरपाल प्रबंध के लेखक कौन है? हेमचंद्र। कुंवरपाल प्रबंध के लेखक हैं हेमचंद्र, जो कि गुजरात के शासक कुंवरपाल के यहां एक दरबारी थे। तो हेमचंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कुंवरपाल प्रबंध। और वीर विनोद किसने लिखी है? श्यामल दास ने। वीर विनोद के अनुसार कौन है भैया? चित्रांगद मौर्य। और कुंवरपाल प्रबंध के अनुसार कौन है? चित्रांग। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रकार क्या है दुर्ग का, टाइप कैसी है। ये जो दुर्ग है, यह धानव को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। चित्तौड़ दुर्ग धानव को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर के अंतर्गत, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका मतलब इसके अंतर्गत सभी प्रकार समाहित हैं। किस पठार पर है? चित्तौड़ किस पठार पर बना हुआ है मित्रों? चित्तौड़ मेसा
के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़ मेसा के पठार पर बना हुआ है। प्रकार धाम को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। चित्रांग कुमारपाल प्रबंध के अनुसार हेमचंद्र। चित्रांगद मौर्य वीर विनोद पुस्तक के अनुसार राइटर हैं कवि श्यामल दास। प्रकार है धाम को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। पठार मेसा के पठार पर है। यहाँ नदियों का संगम, नदी का संगम, कौन कौन सी नदी का संगम होता है? तो ध्यान रखना है मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग में के पास में दो नदियों का संगम होता है। एक नदी है गंभीरी और एक है बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। तो ध्यान रखना है मित्रों कि चित्तौड़ जो दुर्ग है इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किस पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास। फिर दूसरा पॉइंट किसने करवाया? चित्रांगद ने। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। राइटर कौन है? हेमचंद्र। प्रकार धाम को छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। क्लियर? पठार मेसा के पठार पर बना हुआ है। नदी का संगम गंभीरी, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। तो यहां हम स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इससे आगे मैं समझाता हूं आपको। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं। ये तो निर्माता रहा, दुर्ग का प्रकार रहा, दुर्ग किस पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। आगे हम बात कर रहे हैं नदी संगम कौन कौन सा है? गंभीरी और बेड़च नदियों का संगम है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं आकृति। आकृति कैसी है? इस दुर्ग की जो आकृति है, शेप जो है वो है व्हेल मछली के समान। दूसरा जहाज के समान। इस दुर्ग की जो आकृति है उसकी अगर हम बात करें तो इस दुर्ग की आकृति दो प्रकार की हमें प्रतीत होती है, या तो व्हेल मछली के समान या जहाज के समान चित्तौड़ दुर्ग प्रतीत होता है। आगे देखते हैं मित्रों, चित्तौड़ पर किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन करने वाला वंश? तो सर्वाधिक समय तक चित्तौड़ पर सिसोदिया राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। इस दुर्ग पर सर्वाधिक समय तक सिसोदिया राजवंश ने शासन किया। ये तो दुर्ग की एक हम सामान्य जानकारी की बात कर रहे थे। अब हम दुर्ग के नामों की बात करें, उपनाम क्या क्या हैं? दुर्ग के उपनामों की अगर हम बात करें मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग के उपनाम किलों का सिरमौर, एक तो ये नाम है इसका। देखो, चित्तौड़ को किलों का सिरमौर कहा जाता है, जबकि जागीरदारों के किलों का सिरमौर कुचामन का किला है। और मित्रों, कुचामन का किला कहाँ है आपका?
नागौर में। तो ध्यान रखना है, किलों का सिरमौर किसका नाम है? चित्तौड़ का। जबकि जागीरदारों के किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहा जाता है, जो कि किसके अंतर्गत है? नागौर के अंतर्गत है। दूसरा इसका नाम है राजस्थान का गौरव। किसको कहते हैं? चित्तौड़ को। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको पूछा जाए, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, और चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, सोनारगढ़, इस प्रकार से कोई ऑप्शन हो तो हम आंसर देंगे चित्तौड़। अगर यही प्रश्न ऐसे बन जाए कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं और ऑप्शन के अंतर्गत क्या है? वृक्षों के नाम हैं, खेजड़ी, महुआ, बांस, ऐसे हैं, तो हम किसको करेंगे? खेजड़ी को करेंगे। युद्धों के नाम आ जाएं तो हल्दी घाटी को करेंगे। बिल्कुल सटीक तरीके से हमें, जब हम ऑफलाइन क्लासेज हमारी आएंगी तो ऑफलाइन क्लासेज के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि भाई किसको कब करना है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आंसर क्या है। भाई देखो, अभी BSTC के एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां मैं आपको बताता हूं, हर बार ये क्वेश्चन आता है संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? और ऑप्शन में आपको ऐसे आ जाए, ए 15, बी 20, सी 25 और डी इनमें से कोई नहीं। अब कंडीशन क्या बन रही है? 15, 20, 25 और इनमें से कोई नहीं। अब आंसर हमें देना है तो ये देंगे, क्योंकि 25 जाते हैं। संसद में कितने सदस्य जाते हैं? 25 जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। अब ऑप्शन में इस 25 की जगह पे 10 हो, ये भी जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। अब ऑप्शन कैसे बन जाए भाई? ऑप्शन हमारे लिए कैसे बन जाए? अब ऑप्शन इस प्रकार से बन जाए हमारा, ऑप्शन हमारा इस प्रकार से बन जाता है कि 10, 20, 25 और 35। तो हमारा आंसर क्या है? 35। 35 क्यों है भाई? राज्यसभा में 10 सदस्य संख्या और लोकसभा में 25 सदस्य संख्या, तो टोटल क्या है? 35। तो बिल्कुल क्लियर होता है हमारे दिमाग के अंतर्गत, राजस्थान में संसद में राजस्थान के कितने सदस्य जाते हैं? तो 35 जाते हैं। टोटल की बात करेगा तो 35 जा रहे हैं भाई। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, 35 है ही नहीं, तब क्या करें? ना 10 कर सकते हैं ना 25 कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, ए व सी दोनों। तो बिल्कुल ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना है और कब करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन को लेकर कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं। तो नोट डालकर हम यहां देख सकते हैं, अगर वृक्ष दे रखे हैं तो खेजड़ी करना है। यदि ऑप्शन में वृक्षों के नाम हैं तो आंसर खेजड़ी होगा। क्लियर मित्रों? तो बिल्कुल जिस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ रहा है उसी प्रकार से हमें आंसर देना है। भाई क्वेश्चन तो वही है, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़ को भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? खेजड़ी को भी कहते हैं। यदि महापुरुषों के नाम दे रखे हैं, राजाओं के नाम दे रखे हैं और राजस्थान का गौरव पूछ रहा है तो महाराणा प्रताप को कहेंगे। भाई डिपेंड ये करता है ऑप्शन के अंतर्गत कौन कौन से। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं। फिर युद्धों के नाम दे रखे हैं, हल्दी घाटी को कहते हैं।
तो प्रश्न को किस तरीके से पूछ रहा है एग्जामिनर, उस तरीके से ही आपको आंसर देना है। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़ की आकृति कैसी है, व्हेल मछली के समान है, जहाज के समान है। वंश, सिसोदिया राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। उपनाम, किलों का सिरमौर कहते हैं, जबकि जागीरदारों के किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहते हैं नागौर में। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहते हैं। यदि ऑप्शन में वृक्षों के नाम दे रखे हैं तो आंसर खेजड़ी होगा। तो इस तरीके से यहां हमें बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। हाँ मित्रों, अब हम देखते हैं चित्तौड़ दुर्ग का इतिहास। देखिए, चित्तौड़ दुर्ग के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ एक शासक हुआ मान मोरी मौर्य। मान मोरी मौर्य नामक एक शासक हुआ और इस मान मोरी मौर्य की जानकारी कौन देता है? मान मोरी मौर्य का शिलालेख। इस शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन वर्तमान में यह प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त नहीं होता? शिलालेख। क्यों? कर्नल जेम्स टॉड इस शिलालेख को अपने साथ अपने देश ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जहाज का संतुलन बिगड़ गया, जहाज असंतुलित हो गया और इस शिलालेख को उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ा। इस बात को कर्नल टॉड अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल टॉड ने इस मानमोरी मौर्य के शिलालेख का जिक्र किया है। इस शिलालेख का जिक्र किसने किया है? कर्नल टॉड ने किया है। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख का जिक्र किया है और कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। कर्नल टॉड ने इस शिलालेख का जिक्र किया। अब देखिए, कर्नल टॉड ने कहा कि मानमोरी मौर्य नामक शासक चित्तौड़ पर शासन करता था। यह बात कौन कह रहे हैं? कर्नल टॉड। और इस मानमोरी मौर्य को एक शासक था बप्पा रावल, जो कि किसका था? गोहिल वंश का। गोहिल वंश के बप्पा रावल ने मानमोरी मौर्य को पराजित किया और इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना है, चित्तौड़ में गोहिल वंश की नींव या गोहिल वंश के अधीन चित्तौड़ को करने वाला शासक कौन है? बप्पा रावल। किससे जीता था? मानमोरी मौर्य से। इस बात को प्रमाणित करते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें कर्नल टॉड इस बात को लिखते हैं कि मानमोरी मौर्य के शिलालेख में यह बात लिखी हुई है कि इस पर कौन शासन करता था? मानमोरी मौर्य शासन करता था और बप्पा रावल ने इसे पराजित किया और पराजित करके गोहिल वंश की नींव किस में डाली? चित्तौड़ में। तो इसी बात को हम यहाँ इस तथ्य को यहाँ देखते हैं कि वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक है किसका? गोहिल वंश का। जबकि हम देखें गोहिल वंश का संस्थापक गोहिल वंश का संस्थापक तो ये कौन है भैया? गुहादित्य। गोहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहादित्य है। ठीक है मित्रों, मानमोरी मौर्य का शिलालेख वर्तमान में यह प्राप्त नहीं होता है। कर्नल टॉड इस बात को अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि मानमोरी मौर्य को बप्पा रावल नामक
एक सरदार ने पराजित किया जो किसका था, गोहिल वंश का था। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, बप्पा रावल को, और गोहिल वंश का संस्थापक कौन है, गुहादित्य। इस तरीके से चित्तौड़ पर गोहिल वंश की क्या हुई, नींव रखी गई। गोहिल वंश का चित्तौड़ में एक प्रतापी शासक हुआ जैत्र सिंह। कौन हुआ, जैत्र सिंह। एक शासक हुआ जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को गोहिल वंश की राजधानी बनाया। तो ध्यान रखना है, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को गोहिल वंश की राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह पर आक्रमण किया और नागदा जो इनकी राजधानी थी गोहिलों की, चित्तौड़ से पहले गोहिलों की राजधानी नागदा हुआ करती थी, उसको इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया। भूताला का युद्ध हुआ था जिसमें जैत्र सिंह विजयी हुए थे, लेकिन नागदा क्या हो गई, नष्ट हो गई। नागदा में अत्यधिक क्षति पहुंची, इसलिए राजधानी कहां परिवर्तित की गई, चित्तौड़। तो जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को गोहिल वंश की राजधानी बनाया था। अच्छा, यहां हम देख लेते हैं इस बात को। चित्तौड़ से पहले गोहिलों की राजधानी, गोहिलों की राजधानी, चित्तौड़ से पहले गोहिलों की राजधानी क्या थी मित्रों, नागदा उदयपुर थी। ठीक है। इसके बाद में गोहिल वंश का अंतिम, गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम प्रतापी शासक हुआ रावल रतन सिंह। अब हम जिक्र करेंगे मित्रों रावल रतन सिंह। कहानियों में टाइम को ना भुलाते हुए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, पूरी कहानियों को नहीं देख रहे हैं, वो हम इतिहास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के जब शासक थे तो रावल रतन सिंह का समय 1302 से 1303 माना जाता है। इस बात को प्रमाणित करती हैं कक्षा 9th की किताब। कुछ किताबों में इसको 1301 से 1303 दे रखा है, लेकिन 1302 से 1303 है मित्रों। तो रतन सिंह की दो पत्नियां थी, एक का नाम था नागमती और एक का नाम था पद्मिनी। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। हम पूरी कहानी की बात नहीं करेंगे, हम केवल साके को पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको रणथंभौर के अंतर्गत केवल जो चर्चा होगी वो साकों के ऊपर होगी। तो ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया, जिस आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह और इनके सहयोगी कौन थे, रावल रतन सिंह के सहयोगी थे दो, गोरा बादल। रावल रतन सिंह के दो सहयोगी गोरा और बादल रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना को कहा गया केसरिया। आक्रांता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। सन थी 1303। इसे चित्तौड़ का प्रथम साका कहा गया। मैं केवल साकों को डिस्कस करूंगा, यहाँ पर पूरा इतिहास डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम चित्तौड़ का प्रथम साका समझते हैं। समझने को पद्मिनी की कहानी को टीचर किस तरीके से पेश नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहानी आएगी पेपर में, कहानी तो नहीं आएगी, सीधा सीधा फैक्ट आएगा। रानी पद्मिनी कहाँ की रहने वाली थी, सिंघल द्वीप की, श्रीलंका के सिंघल द्वीप की रहने वाली थी। लेकिन ये केवल एक विद्वान का मत है, ये तो
मलिक मोहम्मद जायसी का। भाई मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार ही तो पद्मिनी कहाँ की थी, सिंगलदीप श्रीलंका की थी। इनके माता पिता गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती था। तो हमें तो केवल साके से मतलब है। तो चित्तौड़ के प्रथम साके में केसरिया का नेतृत्व रावल रतन सिंह गोरा बादल ने किया, जौहर का नेतृत्व रानी पद्मिनी ने किया, अग्नि जौहर था, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। इसका मतलब पहली बार गोहिल वंश की रावल शाखा का अंत होता है और अंतिम शासक बनता है अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। इसके बाद में हम बात करेंगे मित्रों चित्तौड़ के ऊपर खिलजियों के शासन की, कि खिलजियों ने कैसे कैसे चित्तौड़ पर शासन किया और खिलजियों में कौन चित्तौड़ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। कल मैं फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।